ठीक, चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या बोला गया, देखो बोला गया है विद रेफरेंस टू क्लाइमेट कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब क्लाइमेट के बारे में ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे देखना है। पहला, द सी exerts a moderating influence on climate as the distance from the sea increases. Its moderating influence decreases and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continentality. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा कि क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन ने ये कहा कि जैसे ही जो सी है वो एक मॉडरेटिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है क्लाइमेट पे, और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ती जाती है ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, और जो लोग हैं उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ती है, मतलब कोई कठोर मौसमी दशाएं इनको फेस करनी पड़ती हैं, और इसी दशा को कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, कॉन्टिनेंटलिटी को हिंदी में महाद्वीपीयता कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, बोला गया है ओशियन करंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। कि जो ओशियन करंट्स हैं वो ऑनशोर, ऑफशोर और ऑनशोर मैंने बताया था। ऑफशोर मतलब नीचे आती हुई हवाएं, और ऑनशोर मतलब ऊपर जाती हुई हवाएं, मतलब स्टार्टिंग हवाएं। इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज, यानी जो ओशियन करंट्स हैं वो क्या करती हैं, कोस्टल एरियाज पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा है द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड द अल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। मतलब लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है किसी भी एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम, और दूसरा अल्टीट्यूड, उस जगह की जो अल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। आगे लिखा है दच इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से मैं टाइमिंग शुरू करूंगा, तो इसके लिए आपको मैं देता हूँ पूरे 2 मिनट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 मिनट का आपके पास टाइम है, आपको सॉल्व करके इसके जल्दी से आंसर देना है, और 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो माना जाएगा कि आप लोग जो है नहीं आया है, क्योंकि टाइम लिमिटेशन होंगी। ठीक है, तो यूर टाइम स्टार्ट नाउ। मतलब ए बी डी इस तरीके के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो देखो क्या कह रहे हैं समझना। क्लाइमेट के बारे में बोला गया है कि सी जो है एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालती है क्लाइमेट पे। जैसे हमने पढ़ा था कि सी के बगल में, ठीक है, मतलब अगर इंडिया है, यहाँ पे अरेबियन सी है, तो क्या होगा, ये अरेबियन सी इसके क्लाइमेट पे एक इफेक्ट डालता है। जैसे मुंबई का क्लाइमेट है उसे मॉडरेट करता है, उसी को मॉडरेटिंग क्लाइमेट लिखा है। जैसे मैंने बताया था कि मुंबई का क्लाइमेट ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे समर ना बहुत ज्यादा गर्म होगा और ना विंटर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहेगा। तो सी के बगल में हमेशा वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, मतलब सी से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ओशन है, और जैसे जैसे मैं इस मुंबई से लेके आगे एमपी और इधर को बढ़ते जाऊं, तो धीरे धीरे वो इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुंबई पे ऐसा टेम्परेचर रहेगा, और जितना मैं आगे को बढ़ूंगा वो सी का इन्फ्लुएंस खत्म होता जाएगा। और जो लोग हैं उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा, समर होगा तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और विंटर होगा तो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, दैट कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक, तो सही बात है कि इतना तो होगा। अगर सी से है, जैसे यहाँ पे तो मॉडरेटिंग इफेक्ट हो जा रहा था, मतलब वो समर जो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है वो मेंटेन हो जा रहा है, और विंटर जो बहुत ठंडा हो रहा है वो भी मेंटेन हो जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे आगे बढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो मॉडरेटिंग जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। सही बात है। और इसी दशा को कॉन्टिनेंटली कहा जाता है। कॉन्टिनेंटली मतलब कहने का मतलब ये कि इसको मैंने बताया था महाद्वीपीयता कहते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटलिटी क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था कि जब क्या होता है, ओशियन से कोई बहुत दूर अंदर तक होते हैं, मतलब जब कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, और यहाँ से मतलब अगर ये अंदर आंतरिक वाले भाग, बहुत अंदरूनी भाग इस एरिया से बहुत दूर है, ठीक है, मतलब ओशियन से बहुत दूर है कोई एरिया किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर, तो इस एरिया में क्या पाया जाएगा, कॉन्टिनेंटली या महाद्वीपीयता पाई जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि महाद्वीपीयता इन अंदर के क्षेत्रों में पाई जाएगी, और इसी को कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं। यानी ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मॉडरेटिंग इफेक्ट इधर, और जितना दूर होता जाएगा वो क्या बढ़ता जाएगा, महाद्वीपीयता यानी कॉन्टिनेंटलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, ओशियन करंट अलोंग विथ ऑनशोर विंड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। तो ओशियन करंट जो है, ओशियन करंट जैसे हमने कई सारी ओशियन करंट पढ़ी है, जैसे मैंने बताया कि कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर चल रही है, ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट में आपकी कैनारी करंट यहाँ पे चल रही है। तो ये यहाँ पे जितनी करंट चलती हैं वो करंट क्या करती हैं, कोस्टल एरियाज पे इफेक्ट करती है, ठीक है। वो मतलब जो अफेक्ट करती हैं वहाँ के कोस्टल एरियाज को। तो ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि ओशन करंट है तो वो कोस्टल एरियाज पे ही आएंगे, इधर मिडिल एरियाज पे नहीं जाएंगे। तो कई सारी करंट है, जैसे नॉर्थ यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे बेंगोला है इधर अफ्रीका के अंदर, ये इफेक्ट करती है। मोजाम्बिक है, ये कोस्टल एरिया को इफेक्ट करती है। तो सारी जो ओशियन करंट है वो सही बात है कि कोस्टल एरियाज को इफेक्ट करेंगी, सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। बिल्कुल सही बात है। जैसे लैटिट्यूड का मतलब जैसे इक्वेटर पे है तो वहां पे अलग सा प्रेशर एंड विंड सिस्टम होगा, अगर इससे ऊपर चले जाओ तो वहां पे अलग होगा। नहीं, लैटिट्यूड पे फर्क पड़ता है, अल्टीट्यूड पे भी, हाइट से भी फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें। Thus it influences the temperature and rainfall of the pattern। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे किसी भी तरीके की मतलब गलत होने की गुंजाइश नहीं, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ द डी, यानी डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। किसी को यहाँ से कंफ्यूजन है तो पूछिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अपार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ रीजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो मतलब कौन सी चीज है या कौन सी फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करेंगे। पहला, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी यहाँ पे वायु दाब और यहाँ की वायु संचार प्रणाली। दूसरा, कॉन्टिनेंटलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, इसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीयता, क्या ये इफेक्ट करती है। और तीसरा है ओशियन करंट, यानी जो हमारी समुद्री धाराएं हैं ये। तो ये इसमें से कौन सी इफेक्ट करती है आपको बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इसके लिए आपको टाइम मिलता है केवल 1 मिनट का, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत आसान सी चीज है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सिंपल सा था, सबका आंसर आया है डी, तो ऑब्वियसली बात है डी है। क्योंकि जैसे लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड हमें पता है कि क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं, इसके अलावा प्रेशर एंड विंड सिस्टम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जैसे इक्वेटर पे मान लेते हैं लो प्रेशर है तो यहाँ का कॉन्टिनेंट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग, और पोलर पे अगर हायर प्रेशर है तो यहाँ का अलग, तो ये करेगा, ठीक। महाद्वीपीयता यानी कॉन्टिनेंटलिटी, ये भी करती है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। जैसे चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है, यानी जो अंदर के यहाँ के पार्ट हैं जो बहुत ओशियन से बहुत अंदर चले जाते हैं, हमने पढ़ा है यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर टाइप होता है, ठीक है, तो इफेक्ट करता है। ओशियन करंट भी ऑब्वियसली करती हैं। जैसे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन के बगल में जो भी हमारी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वगैरह चलती है, तो ये क्या करती है, वहाँ के जो ठंड है उनको गर्मियों में चेंज कर देती है, यानी वहाँ पे जो मौसम है वो मॉडरेटिंग हो जाता है एक्सट्रीम होने के बजाय, ठीक है। तो इस तरह आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, द थर्मल इक्वेटर इज अ बेल्ट इनसर्कलिंग द अर्थ। मतलब कह रहा है, ध्यान से समझना है इसको, एक बेल्ट है जिसका नाम है थर्मल इक्वेटर, ठीक है। बेल्ट है जो क्या करती है, इनसर्कलिंग द अर्थ, यानी अर्थ को इनसर्कल करती हुई, डिफाइंड बाय द सेट ऑफ लोकेशन, यानी डिफरेंट टाइप की लोकेशन है, हैविंग द हायर मीन एनुअल टेम्परेचर। इसको नोट करिएगा कि ये क्या करता है, एक बेल्ट है जिसका नाम है थर्मल इक्वेटर। ये क्या करती है कि ये कुछ लोकेशंस को मार्क करती है जिनका हायर मीन एनुअल टेम्परेचर है एट ईच लॉन्गिट्यूड अराउंड द ग्लोब। मतलब हर लोग, मतलब अराउंड द जो पूरा ग्लोब है उसके अराउंड हर लैटिट्यूड में जो है लॉन्गिट्यूड के अंदर ये हायर मीन एनुअल टेम्परेचर वाले एरिया को डिफाइन करती है। इट इज यूजुअली फाउंड स्लाइटली इन नॉर्थ इक्वेटर, ठीक है। मतलब ये नॉर्मली आपके इक्वेटर के नॉर्थ में आपको मिलेगी। क्यों, ठीक है, क्वेश्चन है बिकॉज। अब आगे देखना, सोलर इंसोलेशन इज कंपेरेटिवली मच हाइयर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए केवल नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्लाइटली पाई जाती है, यानी ज्यादा पाई जाती है नॉर्मल से। Northern hemisphere is dominated by land, unlike the southern hemisphere is denominated by ocean
वाटर। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि एक बेल्ट है जिसका नाम है थर्मल इक्वेटर। ये ऐसी बेल्ट है पूरी ग्लोब के अंदर जो क्या करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को मैच करती है, यानी मिलाती है, जिनका हाइयर मीन एनुअल टेम्परेचर है। और ये कह रहा है कि ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लाइटली पाई जाती है। ऐसा क्यों? आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके लिए जल्दी से आंसर दीजिए। आपके लिए आपको इसके लिए टाइम दिया जाता है केवल 1.5 मिनट। ठीक है, 1.5 मिनट इसके लिए दिया जाता है एंड यूर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो, अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है कंफ्यूज हो गए होंगे। आपको लगा होगा कि थर्मल इक्वेटर बेल्ट क्या है। ठीक है, थर्मल इक्वेटर बेल्ट है क्या? कुछ नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही है। मतलब ये आईटीसी जेट बेल्ट है। ठीक है, क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया था कि ये जो थर्मल इक्वेटर बेल्ट है वो इंसर्कल करती है ऐसे एरियाओं को जिनका हाइयर मीन एनुअल टेम्परेचर हो, यानी वार्षिक तापमान बहुत हाइयर हो। और ऑब्वियसली बात है कि पूरे विश्व के अंदर ये आईटीसी जेट वाली जो बेल्ट है, इन्हीं एरियाज में हमेशा हाइयर मीन एनुअल टेम्परेचर पॉसिबल है। तो यानी ये बात कर रहा है ऐसी बेल्ट की जिसे कहते हैं आईटीसी जेट। सिर्फ क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट आईटीसी जेट बोला जाता तो क्वेश्चन इजी हो जाता। ठीक है, लेकिन देखो आगे कह क्या रहा था कि ये कह रहा है कि यूजुअली जो है नॉर्थ में थोड़ा ज्यादा पाई जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दोनों बेल्ट देखो, ये नॉर्थ के ऊपर ज्यादा है। ये इक्वेटर है, ये आपको दिखेगा कि मोर ओवर ये नॉर्थ के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे ये वाली बेल्ट है, ये पूरी नॉर्थ में, लेकिन साउथ वाली बेल्ट भी बहुत नॉर्थ में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी ये अभी है क्या, ये दो बेल्ट नहीं होती है। ये मैंने बताया था कि ये एक ही बेल्ट है आईटीसी जेट, लेकिन ये ऊपर इसकी जो है ये सीमाएं हैं। मतलब जहां तक आईटीसी जेट बेल्ट जाती है, क्योंकि सन की मूवमेंट साथ ये आईटीसी जेट बेल्ट ऊपर या नीचे खिसकती रहती है। मैंने ये बताया, ये इस आईटीसी जेट की नॉर्दर्न सीमा को दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्दर्न लिमिट को दिखा रहा है। तो ये नॉर्दर्न आईटीसी जेट बेल्ट होगी, आईटीसी जेट। ठीक है, और ये सदन होगी, मतलब ये इसकी लिमिट को दिखा रहा है कि ये जो है जनवरी में, यानी जब सन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है तो आईटीसी जेट की लोकेशन ये होती है। और जब जुलाई में जो सन है वो ऊपर चला जाता है तो आईटीसी जेट की लोकेशन ये होती है। ठीक है, मतलब ये दो बेल्ट नहीं है। तो देखो, जुलाई में तो पूरे नॉर्थ में है, लेकिन जनवरी में भी ये कुछ कुछ नॉर्थ में जाती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि एवरेजन ये जो है स्लाइटली नॉर्थ के ऊपर ही ज्यादा जाती है। अब पूछा जा रहा था कि ये नॉर्थ में ज्यादा रहती है, इसका रीजन क्या है, आपको बताना था। ठीक, पहला ऑप्शन था कि सोलर इंसोलेशन इज कंपैरेटिवली मच हाइयर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर देन सदर्न हेमिस्फीयर। ये कह रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन की जो लाइट है, सन का जो इंसोलेशन है, सूर्य ताप है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लाइट रहती है, सदर्न में कम रहती है। ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बेसिकली। मतलब नॉर्मली ये है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ने वाला इंसोलेशन साउथ हेमिस्फीयर के बराबर होता है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। दूसरे के अंदर जाइए। North hemisphere is denominated by land unlike the southern hemisphere which is denominated by ocean water। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर भी देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपका ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये पूरा ऊपर तक जो है आपको क्या मिल जाएगी, लैंड मिल जाएगी। जबकि यहाँ नीचे अगर देखोगे तो यहाँ लैंड आपको इस रेंज के बाद नहीं मिलेगी, यानी अफ्रीका से नीचे और इधर सदर्न अमेरिका से नीचे और यहाँ ऑस्ट्रेलिया से नीचे आपको लैंड मिलेगी ही नहीं। यानी 60 डिग्री लेटीट्यूड के बाद सदर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड नहीं मिलेगी। और लैंड नहीं होने का मतलब ओशन होगा, ओशन होने का मतलब कम गर्मी होगी। ठीक है, लैंड होती है तो ज्यादा गर्म होती है। तो लैंड के ज्यादा गर्म होने की वजह से आईटीसी जेट बेल्ट है वो नॉर्थ के ऊपर ज्यादा मिलती है। इसलिए आंसर है आपका ओनली बी, यानी ओनली टू, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका वो है बी। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ से किसी को कंफ्यूजन है पूछिए। इस स्टेटमेंट से या इस क्वेश्चन से किसी को कंफ्यूजन है, क्विकली पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरियोलिस फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा गया है। पहला है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी
ये जो है वो किसकी वजह से होता है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड ऐसे मूवमेंट करती है, इसकी वजह से यानी रिवॉल्यूशन की वजह से ये रिजल्ट पैदा होता है या रिजल्ट ये होता है। दूसरा है इट डिफ्लेक्ट विंड टूवर्ड द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डायरेक्शनल चेंज ऑफ ओशन करेंट, मतलब ये एक ओशन करेंट्स के डायरेक्शन चेंज होने का रीजन भी है। यानी कोरियोलिस के फोर्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आप इन स्टेटमेंट में से बताइए कि इनमें से कौन से आंसर करेक्ट हैं, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है केवल 1 मिनट का। ठीक, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। पूछा गया था कोरियोलिस फोर्स के बारे में कि ये क्या है। कोरियोलिस फोर्स मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स ऐसा कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स को एक बार और समझना ध्यान से। कोरियोलिस फोर्स हमें तो पता है, पहले जो स्टेटमेंट था यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ये बोला गया था कि अर्थ के रिवॉल्यूशन से होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। ये अर्थ जब अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब वेस्ट टू ईस्ट जनरेट करेगी, तो सेकेंड स्टेटमेंट पे आइए। ये कह रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड्स है उनको राइट डिफ्लेक्ट कर लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने कहा ये वेस्ट टू ईस्ट घूमी, ये वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या होगा, यहाँ से विंड इक्वेटर से विंड जब ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए, ध्यान ये ध्यान रखिएगा कि ये अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक, लेकिन जो हवा है, हवा दो तरीके से चल सकती है, एक इक्वेटर से पोल की ओर जा रही हो और दूसरी पोल से इक्वेटर की ओर आ रही हो, दोनों चीजें हैं। अब दोनों में देखिए, देखो अब यहाँ पे ये समझना है आपको कि जो अर्थ की घूमने की यानी रोटेशन की जो स्पीड है वो अलग अलग है। वो मैक्सिमम होती है यहाँ पे इक्वेटर पे और मिनिमम होती है इस पोल पे। ठीक है, ये मिनिमम होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना, ये कोरियोलिस फोर्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम होती है आपकी कहाँ पे, इक्वेटर पे, और मिनिमम होती है आपकी पोल पे अर्थ की घूमने की स्पीड। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट बहुत तेजी से घूम रहा है और ये वाला पार्ट कम स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, अब ध्यान ये रखना, देखो जैसे विंड, मान लीजिए विंड ने यहाँ से यहाँ की ओर शुरू किया और विंड ने शुरू किया, तो इसका मतलब है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वेस्ट टू ईस्ट लगेगा, क्योंकि अर्थ ऐसे ही घूम रही है। तो वेस्ट टू ईस्ट लगेगा, इसका मतलब इसको ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, सिंपल सी बात है। अब यहां से देखो, इसने सिंपल सी बोल दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट घूमी तो आपको मिलेगा कि या ये राइट ही गई। ठीक है, लेकिन इसको देखो, मान लिया जाए ये पोल से नीचे को आई। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो, इस वाले गोले पे देखो, अगर यही जो हवा है वो पोल से नीचे को आई, इक्वेटर की ओर आई, ऐसे ऐसे आई। ठीक, तो ये ऐसे आ रही थी और विंड जो है यानी कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, कोरियोलिस फोर्स इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको ऐसे रोटेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ को फोर्स लग रहा है, और ये हो जाएगी लेफ्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, इसी को समझना है। देखो ये इसलिए नहीं होता, मैं हल्का सा इसको मिटा देता हूं। देखो, हम्म, अब ध्यान से समझना, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्पीड पे डिपेंड करता है। ये स्पीड यहाँ की अलग है और यहाँ की स्पीड अलग है, और ये मैक्सिमम स्पीड है, ये कम स्पीड पे है। ठीक है, अब देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे कम स्पीड है, यहाँ पे दो ट्रेन मानो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक ट्रेन यहाँ पे चल रही है और एक ट्रेन यहाँ पे चल रही है। इस ट्रेन की स्पीड जो है वो मैक्सिमम है यानी ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ठीक, अब सोचो, मैंने एक बॉल फेंकता हूं, मैं यहां से, मुझे यहाँ पे फेंकना है, मैंने यहाँ पे टारगेट किया, मुझे यहाँ पे फेंकना है, और ये बॉल ऐसी गई। ठीक, ये जो है ज्यादा स्पीड से घूम रही है, ये कम स्पीड से घूम रही है। अब आप सोचो, इस ट्रेन से जब आप इधर बॉल फेंकने की कोशिश करोगे तो ये बॉल यहाँ पे न जाके कहीं यहाँ जाएगी,
क्यों? क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड है का मतलब ये आगे चली जाएगी और ये बॉल यहाँ पे नहीं, ये बॉल पड़ेगी यहाँ पे ऐसे। बात समझ में आ रही है? किसकी वजह से? स्पीड की वजह से। ठीक है, ये यहाँ पे टच करेगी। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये यही फोर्स है। मतलब कोरियोलिस फोर्स कुछ नहीं है, कोरियोलिस फोर्स इस अलग अलग स्पीड की वजह से ही जनरेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसके, यहाँ से कुछ नया सा एक फोर्स आता है इसको डिफ्लेक्ट करते हैं, नहीं, ये अर्थ की डिफरेंट स्पीड की वजह से ही हुआ है। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ से जो है मैंने बॉल फेंका, वो जाएगी यहाँ, तो ये कहा किस ओर टर्न हुई? राइट की ओर। अब यहाँ से फेंकने की कोशिश करो। मैंने कहा मुझे यहाँ से बॉल को यहाँ फेंकना है, मैंने ये टारगेट रखा, मैंने कहा मैं यहाँ से सीधे यहाँ पे बॉल फेंकूंगा, लेकिन इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। इसकी स्पीड ज्यादा है का मतलब ये आगे गुजर जाएगी और बॉल गिरेगी कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, और ये भी होगा इसका राइट। और सेम ऐसा ही कोरियोलिस फोर्स है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स मैंने बताया कुछ नहीं है, कोरियोलिस फोर्स जो जनरेट हुआ है वो इसकी अर्थ की अलग अलग स्पीड की वजह से हुआ है। तो इसीलिए जो हाइपोथेटिकल लगता है कि अर्थ के घूमने की वजह से फोर्स तो इधर लग रहा है, इधर जाना चाहिए, नहीं, ये जो है राइट ही मूव होती है। जैसे ये इसको एक्चुअल में इधर जाना था, ये इधर राइट मूव हुई, ये इधर एक्चुअल में जाना था, ये इधर राइट मूव हुई। क्यों? इसकी अलग अलग स्पीड की वजह से। अब बात समझ में आई? इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करता है, विंड को आने पर राइट की ओर ही मोड़ता है, न कि लेफ्ट की ओर, अदरवाइज ये लेफ्ट हो जाता। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। ये तो इसने सही कहा, यानी इतनी बात सही होगी कि जो डिफ्लेक्ट है विंड को राइट में करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, इतना तो मुझे समझ में आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, ये देखो, साउथ हेमिस्फीयर में देखोगे तो फिर से वही बात है, इसकी स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है और इस पोल पे स्पीड कम है। फिर से दो ट्रेन चलाओ, एक ट्रेन यहाँ पे चली, एक ट्रेन यहाँ पे चली। इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, ये बहुत फास्ट जा रही है, ये स्पीड कम जा रही है। मैंने अगर यहाँ से टारगेट किया कि मुझे बॉल फेंकनी है यहाँ के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये ट्रेन क्या जा रही है? स्पीड जा रही है। स्पीड जा रही है, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना इसको मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये आगे चली जाएगी और बॉल गिरेगी कहीं यहाँ पे। ठीक कह रहा हूं, मतलब इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये जो स्पीड है इसकी ज्यादा होने की वजह से ये गिरी यहाँ पे, किस ओर आई? लेफ्ट की ओर। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े थे, ये आपका लेफ्ट, लेफ्ट की ओर। अब वापस मैंने यहाँ से ऊपर की ओर फेंको, मैंने यहाँ से टारगेट किया यहाँ पे, मुझे यहाँ फेंकना है, लेकिन ये इसकी स्पीड ज्यादा है, ये आगे गुजर जाएगी और बॉल गिरेगी यहाँ कहीं पीछे, तो किस ओर गई? लेफ्ट की ओर। तो कोरियोलिस फोर्स भी मैंने बताया यही है, कोरियोलिस फोर्स कोई अलग सा फोर्स नहीं है, स्पीड की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो जाता है यही फोर्स है। ठीक है, यही कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स नथिंग एल्स, मतलब कुछ नहीं है। कोरियोलिस फोर्स अर्थ की डिफरेंट स्पीड के कारण जो विंड जो है यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है और यहाँ लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, उसी को हम नाम देते हैं कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दोनों तरीके से यहाँ लेफ्ट में और यहाँ राइट में मूव हो रही है, यानी आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पे आओ, इट इज वन ऑफ द कॉजेज और डायरेक्शनल चेंज इन ओशियन करंट। बिल्कुल सही बात है कि ये ओशियन करंट पे भी इफेक्ट करता है। हाउ? ये जितनी भी ओशियन करंट है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, वो आपकी वेस्टर्न लीज के साथ ऊपर चली जाती है। मतलब जितने भी इक्वेटोरियल वाले रीजन में है वो जो है, जैसे ट्रेड विंड है तो उनके साथ इधर राइट में चली जाएगी, इधर वेस्टर्न लीज के साथ फिर उधर को चली जाएगी। तो यस जो है किसकी वजह से? क्योंकि कुछ नहीं है, ओशियन करंट भी सेम लाइक किसकी तरीके से? विंड की तरीके से। जैसे विंड यहाँ से चल रही है, राइट में मूव हो जा रही है, वैसे ओशियन करंट भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये दो स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर शुड बी क्या? आंसर शुड बी बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन फोर्स के बारे में वापस से। ठीक है, अब यहाँ से इसको ध्यान से समझना है। बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है इसको। यहाँ पे एक एसेरेशन और दूसरा रीजन दिया गया है। एसेरेशन मैंने बताया, इसको हिंदी में कहते हैं कथन दिया है, और रीजन का मतलब कारण दिया है। आपको ये बताना है कि ये कथन और कारण के बारे में बताना है कि ये सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, या सारी चीजें। जैसे एसेरेशन है
कि कोरिलेस इफेक्ट इज मोर टूवर्ड द पोल देन द इक्वेटर, यानी जो कोरिलेस इफेक्ट है वो पोल्स की ओर, यानी यहाँ पे पोल्स पे ज्यादा होता है जबकि इक्वेटर पे ये कम होता है। ठीक। और दूसरा है अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अब आप बताइए कि क्या ये दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? क्या ये रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? आपको मिलते हैं 1.5 मिनट, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। देखो क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है पहली बात, कोरिलेस इफेक्ट इज मोर टुवर्ड्स पोल देन इक्वेटर, यानी पोल्स पे जो है कोरिलेस फोर्स ज्यादा होता है इक्वेटर के मुकाबले। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स 0 होता है और पोल पे मैक्सिमम होता है, यानी इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर कोरिलेस फोर्स इंक्रीज होता है। करेक्ट बात हो गई, यानी पहला तो सही है। दूसरा बोला गया अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी सही में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अर्थ वैसे भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करती है। लेकिन हमें ये ढूंढना है कि क्या ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका या नहीं है। अगर आप इसमें देखो तो ये, अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो ये ऐसा होना चाहिए कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इसलिए जो है इक्वेटर पे क्या 0 कोरिलेस फोर्स और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। तो ये बात गलत है, यानी ये जो रीजन दिया गया है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी आंसर शुड बी बी। ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, मतलब ये कोरिलेस फोर्स का जो इफेक्ट है वो पोल्स पे मैक्सिमम और सॉरी, हाँ पोल्स पे मैक्सिमम और इक्वेटर पे 0 होता है। ये क्यों होता है? क्यों? इसीलिए अर्थ की स्पीड की वजह से, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ पे कम स्पीड है, इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पे 0 कोरिलेस फोर्स लगता है, यहाँ पे मैक्सिमम कोरिलेस फोर्स लगता है। राइट। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और आंसर शुड बी क्या? बी। ठीक हो गया, ध्यान रखिए। ठीक था, यहाँ से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, किसी को है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चलिए लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये इंपोर्टेंट है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के बारे में। दे ब्लो मेनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नियर द इक्वेटर। बोला गया है जो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्वी ट्रेड विंड है इनके बारे में बताइए। और पहला स्टेटमेंट है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में ब्लो करती हैं, बहती हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलती है नियर द इक्वेटर यानी इक्वेटर के समीप। और दूसरा है द विंड आर डिफ्लेक्ट टुवर्ड द ईस्ट बाय द कोरिलेस फोर्स, यानी कोरिलेस फोर्स इन्हें ईस्ट में जो है क्या करता है? मूव करता है। बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, जल्दी से आंसर करिए। देखो ठीक है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ पे देखो, ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये लिखा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। यानी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है कहाँ चलती है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बार बार कहा है कि इसको याद कर लो। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट से चल जा रही है। यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर की ओर चलने वाली जो विंड्स है ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। और इसको देखोगे तो ये साउथ ईस्ट से चल रही है, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जो इक्वेटर की ओर चल रही है। ठीक है। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे ब्लो करती है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो ये गलत है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो कहाँ पे चल रही है? वो चल रही है साउथ हेमिस्फीयर के ऊपर। वहां पे लिखा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है ये कोरिलेस फोर्स की वजह से ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये कहाँ ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर रही हैं? इनको ये डिफ्लेक्ट कर रही हैं, लेकिन कहाँ की ओर? हल्का सा वेस्ट की ओर। यानी इनकी जो बाद में डायरेक्शन हो जाती है, जैसे मैंने कहा इसको जाना था यहाँ, ये डिफ्लेक्ट हो गई इस ओर, यानी हल्की सी वेस्ट की ओर, और फाइनल इनकी जो डायरेक्शन हो जाती है इसको बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। यानी ये मूव किस ओर हुई? वेस्ट की ओर। ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, यानी आंसर शुड बी आपका डी। बात समझ में आई? नॉर्मल था, इस पे कोई बड़ा, मतलब बहुत छोटा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट था लेकिन क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है वेस्टर्लीज ओरिजिनेट इन द हॉट लैटिट्यूड एंड मूव टुवर्ड द पोल्स। ठीक है, यानी हॉट लैटिट्यूड यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अश्व अक्षांश, यानी जो है जो वेस्टर्लीज है वो हॉट लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश से ओरिजिनेट होती है और पोल की तरफ बढ़ती है। दूसरा है वेस्टर्लीज मूव फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी वेस्टर्लीज जो चलती हैं वो साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट इधर होता है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे चलती हैं। और वेस्टर्लीज आर स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड वीकेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। जो वेस्टर्लीज हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि साउथ हेमिस्फीयर में वीक होती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला पूछा गया है वेस्टर्लीज के बारे में और ये बोला गया है कि वेस्टर्लीज ओरिजिनेट इन हॉट लैटिट्यूड एंड मूव टुवर्ड पोल। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो हॉट लैटिट्यूड ये होता है, ये हाई प्रेशरिक वाला 30 से 35 वाला, ये हाई प्रेशरिक बेल्ट, ये हॉट लैटिट्यूड से ओरिजिनेट होती है और पोल्स की तरफ जाती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट था वेस्टर्लीज मूव फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी ये क्या करती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती है। बिल्कुल सही है, देखो ये साउथ वेस्ट ये नॉर्थ ईस्ट की ओर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा वही चीज है कि ये साउथ वेस्ट से चलती है नॉर्थ ईस्ट की ओर, इस तरीके से। थर्ड देखो वेस्टर्लीज आर स्ट्रॉन्ग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वीकेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल गलत बात है, उल्टा होता है। उल्टा कैसे, मैंने बताया था कि साउथ हेमिस्फीयर में ओशन होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर के मुकाबले वेस्टर्लीज, और इसीलिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनको क्या कहते थे, रोरिंग फोर्टीज एंड जैसे हिंदी में कहते थे कि गजरता चालीसा चीखता साठा, ऐसा वर्ड बोलते थे यहाँ पे। तो ये सब क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में चलने वाले विंड्स हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज स्ट्रांग होती है ना कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। आंसर शुड बी ए, यानी 1 एंड 2, तो इसलिए आंसर हो गया आपका ए। इतनी बात क्लियर है या से किसी को कंफ्यूजन है, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आसान भी है। देखो बोला गया है कि जनरली द कैपेसिटी ऑफ एयर होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी जो हवा की कैपेसिटी यानी जो क्षमता है किसकी, मॉइस्चर यानी आर्द्रता होल्ड करने की, यानी हवा की आर्द्रता ग्रहण जो क्षमता है वो क्या करती है, लाइकली टू बी ग्रेटर, वो सबसे ज्यादा होती है इन क्षेत्रों में से किस में। आपको बताना है इन क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में जो हवा की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 1 मिनट, जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो तो एयर की जो मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जिन इलाकों में टेम्परेचर जहां जहां ज्यादा होगा मॉइस्चर होल्ड करने का, उन इलाकों में क्या होगा, उन इलाकों में ही जो होल्ड करने की कैपेसिटी है एयर की वो बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर ज्यादा तो कैपेसिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो कैपेसिटी भी कम। ठीक, अब इन इलाकों में आपको वो क्षेत्र ढूंढना है, वो इलाका ढूंढना है जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। जैसे टुंड्रा रीजन है तो नहीं हो सकता, खत्म है। कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन तो और भी, जैसे कोस्ट, कोस्ट का मतलब ये तटीय इलाके, जैसे इंडिया का मुंबई क्षेत्र है ये वाले, तो कोस्टल रीजन की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है क्योंकि इनको ऑलरेडी मॉइस्चर मिला हुआ होता है। ठीक है, तो ये होते नहीं, क्योंकि सी के नजदीक होने की वजह से ये जिन्हें जितना मॉइस्चर चाहिए वो पहले ही मिल चुका होता है, इनकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो यहाँ पे लिखा है डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब ये हो गया सूखा, ड्राई एरिया। ठीक है, रेगिस्तान, तो ड्राई एरियाज यानी जो डेजर्ट है रेगिस्तान है वहां पे क्या होगा, हमेशा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। और वैसे भी ये रेन फॉरेस्ट लिखा है, और रेन फॉरेस्ट जहाँ पे भी होगा वहां पे रेन ज्यादा होने की वजह से मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होगी, यानी आंसर विल बी सी। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। बोला गया है यहाँ पे भी वो कथन और कारण वाला यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहला ऐसा रेसर यानी जो कथन है वो बोला गया है, वार्मर एयर यानी जो गर्म हवा है विल ऑलवेज हैव मोर मॉइस्चर देन कूलर एयर, जो गर्म हवा है उसके पास ठंडी हवा से ज्यादा मॉइस्चर होगा। ठीक है, बताना है आपको सही गलत। और दूसरा है द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर, यानी जो हवा की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर यानी जलवाष्प के फॉर्म में, ये हवा के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी हवा के टेम्परेचर से रिलेटेड है। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताइए,
आपको दिया जाता है केवल 1 मिनट। 1 मिनट से कम में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है वार्मर ईयर विल ऑलवेज हैव मोर मॉइस्चर देन कूलर ईयर। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग, क्यों? देखो अभी मैंने बताया कि अगर वार्मर ईयर है तो इसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, और अगर कूलर ईयर है तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होगी। लेकिन जो ये कैपेसिटी इसकी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसके पास मॉइस्चर नहीं है, यानी प्रेजेंट में जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी प्रेजेंट में उपस्थित पानी की मात्रा वो इसके पास कम है, इसीलिए तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब जैसे ये वाटर की कोई ड्रॉप है, ये बूंद है कोई जल की, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये इसके अंदर 5 लीटर पानी आ सकता है फॉर एग्जाम्पल। इसके पास है ही नहीं, इसके पास 0.1 लीटर है या पानी बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसकी कैपेसिटी बहुत है अभी। और दूसरी ड्रॉप जिसकी पास मान लिया जाए इसकी कैपेसिटी थी 5 लीटर और ये 4 लीटर भरी है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कम है, यानी जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है उसके पास पानी कम होता है, यानी वहां पे मॉइस्चर कम होगा, और जिसकी कैपेसिटी कम है इसका मतलब उसके पास मॉइस्चर क्या होगा, ज्यादा होगा, उल्टा होगा। अब यहाँ पे लिखा है वार्मर ईयर विल हैव मोर मॉइस्चर देन कूलर ईयर, ये गलत है। वार्मर ईयर के पास कैपेसिटी ज्यादा है, ना कि मॉइस्चर ज्यादा है। मॉइस्चर हमेशा वार्मर ईयर में कम होगा, इसीलिए उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। और कूलर ईयर की कैपेसिटी हमेशा कम होगी, वो इसलिए क्योंकि कूलर ईयर जो ठंडी हवा है उसके पास मॉइस्चर है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू एयर टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, अभी तो मैंने बताया ठंडे गर्म होने पर ही उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। इसका मतलब आर इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आंसर शुड बी डी। ठीक है, अब आपको बताइए किसी को यहाँ से कोई कंफ्यूजन हो तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने अच्छी तरीके से, तब जाके वो सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ह्यूमिडिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमिडिटी के बारे में आपको बताना है। जैसे लिखा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज अ वाटर कंटेंट ऑफ एयर। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो किसी भी ईयर में वाटर कंटेंट यानी मौजूद पानी की मात्रा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। तो आपको बताना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो क्या करती है, एक्सप्रेस अ परसेंटेज मेजर द करंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटेड टू द मैक्सिमम और द टेम्परेचर। ये क्या करती है, एक परसेंटेज, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एक परसेंटेज बताती है किसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का, उसके मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ। ठीक है, और स्पेसिफिक थर्ड स्टेटमेंट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशेष आर्द्रता जो है वो रेशियो है वाटर वेपर कंटेंट का किसके साथ, टोटल एयर कंटेंट के साथ, इन मास बेसिस पे यानी उसके वेट के बेसिस पे। को बताना है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द वाटर कंटेंट ऑफ एयर। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है किसी भी ईयर में प्रेजेंट में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर का कंटेंट। बिल्कुल सही हो गया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस करती है एक परसेंटेज और मेजर करती है क्या, करंट, मेजर द करंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटिव टू द मैक्सिमम फॉर द टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू होता है आपका क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल, सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन क्या, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब देखो आगे देखो, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि एक परसेंटेज बनाता है किसके अंदर, करंट की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द मैक्सिमम फॉर द टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब ये ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी ही डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे। ठीक ना। थर्ड स्टेटमेंट,
Specific humidity is the ratio of water vapor content with the mixture of total air of content on mass basis। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे मास बेसिस है इसका मतलब वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अगर किसी भी ईयर के अंदर क्या किया जाता है, वाटर वेपर कंटेंट को उसके टोटल वेट के साथ मापा जाता है, तो वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इनकरेक्ट पूछा गया है तो नन ऑफ दी अबव, यानी करेक्ट आंसर विल बी डी। यहाँ से किसी को कंफ्यूजन बताइए। देखो 11वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है orographic rain is formed when the moist air is forced to ascend over a mountain barrier। यानी वो orographic rain, इसको हिंदी में कहते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा जो है वो कब होती है, मतलब कह रहा है स्टेटमेंट, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब मॉइस्ट एयर यानी आर्द्र हवा क्या करती है, असेंड करती है, एक माउंटेन बैरियर के ऊपर चढ़ती है, तब तब ऑरोग्राफिक रेन यानी पर्वतीय वर्षा होती है। आगे है नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन असेंडिंग एयर इज कंप्रेस्ड एंड हेंस ह्यूमिडिटी डिक्रीज। मैंने बताया था दो वर्ड होते हैं इसमें, एक लीवार्ड एक विंड वर्ड। तो लीवार्ड के ऊपर जब ये बैठती है तो हवा क्या करती है, कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तीसरा है ऑन द रेन शैडो एरिया माउंट ऑफ माउंटेन रेनफॉल विल बी लेस। आपको बताना है इन तीन में से कौन से सही होंगे। आपको दिया जाता है 1 मिनट का टाइम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि टाइम कंप्लीट हो चुका है तो अभी टाइम है नहीं इतना। देखो देखो पूरा पूछा गया ऑरोग्राफिक रेन। मैंने फॉर्मेट ऑफ रेन बताए थे कि कितने टाइप के रेन होते हैं, जिसमें हमने कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल वगैरह पढ़ी थी। ऑरोग्राफिक रेन क्या होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मॉइस्ट हवा यानी जो हवा है वो किसी माउंटेन के सहारे ऐसे असेंड करती है, ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते ये क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठंडी। क्यों? एडियाबेटिक हमने विधि पढ़ी थी, जहाँ पे अडायबिटिक में हमने पढ़ा था कि क्या होता है जब भी कोई एयर असेंड करती है, ऊपर चढ़ती है, तो क्या होता है, वो हवा क्या होने लग जाती है, धीरे 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 करके कोल्ड होने लग जाती है, ठंडी होने लग जाती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर फैलने लग जाती है। ठीक है, यानी नीचे बैठते वक्त एयर जो है कंप्रेस्ड होती है, और ऊपर जाते वक्त वो फैलने लग जाती है, और फैलने की वजह से ठंडी हो गई, और ठंडी होने की वजह से इसका कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन के बाद बारिश हो गई, तो एक ऑरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें हमने पढ़ा था इस वाली साइड जहां बारिश हो रही है, इस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड स्लोप। विंडवर्ड स्लोप यानी इसको कहते हैं हिंदी में पवना भिमुख हवा, या फिर पवनामुखी हवा, पवनामुखी। और दूसरी साइड को, यहाँ इस वाली साइड को बोला जाता है विंडवर्ड स्लोप, यानी इसको बोला जाता है लीवर्ड स्लोप। ठीक है, इसको लीवर्ड स्लोप यानी पवना विमुख ढाल। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था सारी बारिश यहाँ पे हो रही है इसलिए इसको विंडवर्ड। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन हवा यहाँ से फिर असेंड करती है। ये अडाइबिटिक या एडियाबेटिक में हमने पढ़ा था कि यहाँ से ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ से जब नीचे आती है तो वो जो गर्म हो जाती है हवा, क्योंकि वो पूरा आप अडाइबिटिक वाला लेक्चर देखिए, उसको आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाती है विंड, वहां से इसकी कंडेंसेशन की जो लेटेंट हीट है वो इसको मिलेगी, और ऊपर जाते वक्त ठंडी कम होती है, लेकिन नीचे बैठते वक्त जो है कंप्रेस हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसकी वजह से इसकी मॉइस्चर यहाँ पे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये एरिया कहलाता है शैडो रीजन। शैडो रीजन मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, इसको बोला जाता है, हाँ हिंदी में इसको बोला जाता है छाया क्षेत्र। ठीक है, रेन शैडो रीजन ये वर्षा छाया क्षेत्र या छाया क्षेत्र। तो अब देखो स्टेटमेंट देखो, पहला बोला गया था ऑरोग्राफिक रेन फॉर्म व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू असेंड ओवर माउंटेन बैरियर। बिल्कुल सही बात है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल तभी होगी जब ये असेंड करेगी माउंटेन के ऊपर। दूसरा ऑन द लीवार्ड साइड, लीवार्ड साइड का मतलब ये विंडवार्ड, ये लीवार्ड। ठीक है, लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन डिसेंडिंग एयर इज कंप्रेस, ये आती हुई हवा कंप्रेस होती है, वो पहले ही बता चुका हूँ, ये लिखा भी है ड्राई डिसेंडिंग एयर, और ये नीचे आते हुए कंप्रेस होगी, जैसे ऊपर जाते हुए फैल जा रही थी। हेंस ह्यूमिडिटी डिक्रीज, बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये नीचे कंप्रेस होगी तो गर्म हो जाएगी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। सही स्टेटमेंट। ऑन द रेन शैडो एरिया, मैंने बताया ये रेन शैडो एरिया है। ऑन द रेन शैडो एरिया माउंटेन रेनफॉल विल बी लेस, ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी करेक्ट आंसर शुड बी डी। कुछ समझ में नहीं आया बता, देखो समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन आर इंटेंस लो प्रेशर एरिया। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है,
ठीक है, ट्रॉपिकल को उष्णकटिबंधीय हो गया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है लो प्रेशरिक एरियाज है, यानी निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है, लो प्रेशर है। दूसरा स्टेटमेंट है लार्जली कन्फाइन द एरियाज लाइंग बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब ये जो एरियाज हैं वो मेनली आपको मिलेंगे 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश तक, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है, आपको बताना है सही है गलत है। तीसरा है लाइक heat engine that is energized by the release of latent heat on account of condensation of wind moisture। ये भी मैंने बताया था, कह रहा है कि एक हीट इंजन की तरह ये क्या करता है, एनर्जाइट होता है, जैसे जो कंडेंसेशन की लेटेंट हीट है, यानी इसको कहेंगे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा है, उसके द्वारा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। आपको दिया जाता है 1.5 मिनट, जल्दी से बताइए, आपका टाइम शुरू होता है। पहला ऑप्शन था ट्रॉपिकल साइक्लोन और इंटेंस लो प्रेशरिक एरियाज। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो लो प्रेशरिक एरियाज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सही है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में मैंने बताया था कि बीच में लो प्रेशर होता है और चारों ओर जो है इसके हाई प्रेशरिक एरियाज होंगे, ठीक है, यही ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दूसरा था लार्जली कन्फाइंड टू एरियाज लाइंग बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, मतलब ये जो एरियाज हैं वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच होते हैं। अब ये स्टेटमेंट गलत है, आपको ये स्टेटमेंट सही लग रहा होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पे कोरलिस फोर्स हो। कोरलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए। और जब आप इक्वेटर पे चले जाओ, ये 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ चले जाओ, तो इन एरियाज में कोरियोलिस फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं होता जिसकी वजह से साइक्लोन बन पाए। तो इसलिए 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच जो है वो क्या नहीं बन पाता, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन पाता। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच लार्जली कन्फाइंड नहीं होते। थर्ड स्टेटमेंट है लाइक अ हीट इंजन that energized by release of latent heat of account of condensation of moisture। मतलब कहने का मतलब है कि एक हीट इंजन की तरह ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो क्या करता है, एनर्जाइट होता है, इसको एनर्जी मिलती है किससे, कंडेंसेशन की लेटेंट हीट से, यानी लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा से, कंडेंसेशन मतलब जो संघनन है उसकी गुप्त ऊष्मा से। तो ऑब्वियस सी बात है सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब इसमें क्या होता है, जब संघनन होता है किसी चीज का, संघनन मतलब है कि वाटर से आपका चेंज हो जाना किसके ऊपर, सॉरी, संघनन का मतलब है कि गैस से चेंज हो जाना वाटर पे। तो एयर जो हमारा लो प्रेशरिक एरिया है या जिस साइक्लोन है, साइक्लोन में हो क्या रहा है कि लो प्रेशर था, ठीक है, लो प्रेशर से लगातार हीट ऊपर जाती रहती है और ये क्या बनता रहता है, इधर ऊपर से यहाँ से बारिश होती रहती है, यानी ये जो ऊपर गई गैस है वो चेंज हो जाती है वाटर में, ठीक है। तब गैस यानी गैस से वाटर में चेंज होने को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। और इससे हीट रिलीज होती है, जब भी गैस वाटर में चेंज होगा हमने पढ़ा था कि इससे हीट रिलीज होगी, ठीक है, हीट हीट छोड़ेगा। तो वही हीट की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्पीड और बढ़ जाती है और वो जो है और भयानक हो जाता है, और इसी लिए ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर होगा 1 और 3, इसका मतलब होगा आंसर वुड बी सी, करेक्ट आंसर, ठीक हो गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द इनिशियल कंडीशन फॉर इमरजेंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इंक्लूड, मतलब इनिशियल कंडीशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन की इनिशियल कंडीशन जो शुरुआती कंडीशन है उनमें से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, लार्ज स्केल ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू सी, यानी लैंड से सी की ओर जो है विंड चलनी चाहिए, ठीक। और थर्ड है कोल्ड वेदर फॉर फ्रंटल फॉर्मेशन, फ्रंटल फॉर्मेशन मतलब फ्रंट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, कोल्ड वेदर चाहिए। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की इमरजेंसी के लिए जरूरी होंगी, क्विकली आंसर दीजिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, सॉरी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से होती है जो तक हमने पढ़ी कि लो प्रेशर क्रिएट होगा और इसके चारों ओर हाई प्रेशर होगा, ठीक है, सिंपल है। अब होगा ये, पहली बात तो कि कोरियोलिस फोर्स इसके बनने के लिए जरूरी है, ये सही बात है। यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बेशक कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, ओशियन पे, सी पे,
ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओरिजिनेट होंगे सी के ऊपर। जैसे इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल पे जो है ओरिजिनेट होते हैं क्या, साइक्लोन हमेशा सी पे ओरिजिनेट होते हैं। इसका मतलब है कि सी का जो टेम्परेचर है, आपने हमने पढ़ा था कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो यहाँ से शुरू होगा साइक्लोन का बनना। इसका मतलब ये है कि ये सी के ऊपर लो प्रेशर एक एरिया बनेगा और ऐसे जो साइक्लोन है वो चलना शुरू होगा। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे लो प्रेशर है, इसका मतलब लैंड जो है हाई प्रेशरिक होगा और यहाँ से हवा चलेंगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कह रहा है लैंड जो लार्ज स्केल ऑफ मूवमेंट होगा विंड का लैंड से सी की ओर, ये नहीं होगा, एक गलत होगा। अब खुद सोच के देखिए, अगर सी का नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक है तो लैंड तो इससे ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि लैंड जो है वो हीट ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब कर सकती है, वो ज्यादा गर्म हो सकती है। तो सी पे क्या होता है, सी पे एक एरिया होगा आपका हाईली गर्म वाला एरिया, वो उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होगा, जबकि इसी सी के चारों ओर जो है जहाँ पे हाई प्रेशरिक एरियाज होंगे वहां से हवा इसके अंदर की ओर चलेंगी। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट होता है इसमें ऐसे, मतलब मिडिल में लो प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर होगा, बाहर की ओर ज्यादा प्रेशर होगा और इसी ओशियन से अंदर की ओर हवाएं चलेंगी। यानी हवा लैंड टू सी नहीं चलती, बल्कि सी से ही सी की ओर चलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लैंड टू सी मूवमेंट कुछ भी नहीं होता। और अगर आप कोस्टल पे चले जाओ तो यहाँ पे आपको सी टू लैंड जो है आपको क्या मिलेगा, मतलब विंड का फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, कोल्ड वेदर चाहिए आपको फ्रंटल फॉर्मेशन के लिए, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि फ्रंट के थ्रू आने वाला जो साइक्लोन होता है वो साइक्लोन होता है आपका क्या, टेम्परेट साइक्लोन, न कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्रंट हमने देखा था, फ्रंट ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कोल्ड एयर और वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलती है, देन कुछ बारिश होती है, लेकिन ये कौन सा है, टेम्परेट साइक्लोन है। ठीक है, ये टेम्परेट साइक्लोन है। लेकिन ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जहाँ पे फ्रंट की जरूरत नहीं होती, फ्रंट नहीं बनता, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। यदि आंसर होगा आपका बी, ओनली वन आंसर। ठीक है, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी। ठीक है, ओनली ओवर द सी, यानी जो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है वो केवल कहाँ पे जो है सी के ऊपर, समुद्रों के ऊपर ही ओरिजिनेट होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली मूव ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से लेके इधर वेस्ट की ओर मूव करते हैं। कहाँ पे, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, और हाँ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, इसके लिए दिया जाता है सिर्फ 1 मिनट, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है। चलिए टाइम अप, और मैक्सिमम जो आंसर आए हैं वो आए हैं सी। चलो चेक करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओनली ओवर द सी, बिल्कुल सही बात है। ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है या ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो केवल समुद्रों के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। वो लैंड के ऊपर, किसी भी लैंड के ऊपर या जमीन के ऊपर ओरिजिनेट नहीं हो सकते, पहली बात। और सी से ओरिजिनेट होकर लैंड की ओर बढ़ेंगे तो इनकी इंटेंसिटी और कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा है, इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली मूव ईस्ट टू वेस्ट, तो सही बात है, जो मूव करते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ही मूव करते हैं, इसलिए सेकंड आंसर भी सही हो गया, और आंसर होना चाहिए आपका क्या, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 है, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव एट वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ वेरीज। ठीक है, कह रहा है कि जो सोलर एनर्जी यानी सन से आने वाली जो लाइट है वो वेरी करती है, मतलब अर्थ में अलग अलग होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है, क्यों, किसके लिए। पहला है, बल्ज एट इक्वेटर एंड पोल। बल्ज मतलब होता है ऐसा उभार, जैसे मतलब ये यहाँ पे जो उभार है पोल और इस पे जो उभार है इसको कहते हैं हिंदी में उभार, बल्ज। ठीक है, और दूसरा है डोमिनेंस ऑफ वाटर बॉडीज, यानी जो वाटर बॉडीज है उनका डोमिनेंस है। तीसरा है क्या, कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर ऑफ अर्थ का मतलब है कि अर्थ जो है वो कर्व, उसका जो मतलब शेप है वो कर्व टाइप का है, कर्व टाइप का, कर्वेचर ऑफ अर्थ इसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चेक करते हैं, चलो देखो। पहला है यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ वाटर बॉडी, जी बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि जो सन की एनर्जी है वो अलग अलग आती है, मतलब जैसे पोल पे कम होती है, ठीक है, और इक्वेटर पे ज्यादा होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो डोमिनेंस ऑफ वाटर बॉडी से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। इन दोनों सेंटेंस में से कोई भी हो सकता है, यानी सी और ए, या तो दोनों होंगे या एक होगा। चेक करते हैं, देखो देखो
पहली बात तो ये है कि अर्थ पे जो है वेरिएशन इन सोलर जो रेडिएशन है, या मैं कहूँ सोलर एनर्जी में वेरिएशन है, अलग अलग एनर्जी आती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम आती है। वो हम कह सकते हैं किसकी वजह से आती है। पहली बात तो ये है कि ये अर्थ का जो नेचर है, या फिर हम कहें अर्थ का जो शेप है, जियोइड है। जियोइड हमने पढ़ा था, जियोइड ऐसे अंडाकार वाला शेप। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम पे इसके एक ही पार्ट तक एनर्जी जाती है। ठीक हो गया। एक टाइम पे एक पार्ट तक जाती है, यानी इसीलिए जो समर है, समर में जो जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर सन परपेंडिकुलर है, तो इन इलाकों में ज्यादा सोलर रेडिएशन जाएगी, जबकि निचले वाले इलाकों में कम रेडिएशन जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसका सेव ही ऐसा है ये वाला। अगर गोल होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब जगह इक्वल जाती। लेकिन ये ऐसा बाहर की और इस तरीके से होने की वजह से क्या है, या फिर हम कह सकते हैं ये सेब ऐसे की होने की वजह से ये क्या है, समर में ज्यादा लाइट जाती है, विंटर में कम जाती है। ठीक हो गया, नॉर्मल सी बात है। ठीक। तो इसका मतलब ये तो तय है कि अर्थ का जियोइड होना जो है, या कार्वेचर ऑफ अर्थ जो है, ये तो आंसर है। अब आपको देखना है कि बल्जर इक्वेटर एवं पोल, यानी उभार, पोल और इक्वेटर पे उभार, क्या इसका रीजन है। तो ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि केवल इक्वेटर और पोल्स आपको दिखेंगे कि इक्वेटर और पोल दोनों का बल्ज अलग अलग है। मतलब इक्वेटर चले ठीक है, मान लेते हैं, ये देखो इक्वेटर पे मैंने कहा उभार होता है, बल्ज होता है। लेकिन जो पोल है, पोल पे बल्ज नहीं, इसको बल्ज नहीं कह सकते, उभार नहीं है, बल्कि ये कम है। मतलब ये एक समतल कह सकते हैं इसको, इट नॉट बल्ज। ठीक है, बल्ज ये हो सकता है। ठीक। लेकिन जो सनलाइट है, सनलाइट का कम या ज्यादा होना इक्वेटर के बल्ज पे हम कह सकते हैं इफेक्ट करता है। लेकिन जो पोल का जो ये समतल भाग है, इसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये इसने साफ साफ लिखा है बल्ज एट इक्वेटर एंड पोल। आंसर शुड बी सी, यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो है क्या होना, नेचर ऐसा होना, अर्थ का ज्योइड सेव होना, वो मेनली रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। मतलब जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल पे वो सबसे ज्यादा होता है और हाइट के साथ ही डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, जो वायु दाब है। लो लिखा है, लो एयर प्रेशर यानी जो निम्न वायु दाब है, इज जनरली एसोसिएट विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। यानी जो लो प्रेशर है वो किससे संबंधित होता है, वो क्लाउडी स्काई यानी आकाश में बादल लगने से, और वेट यानी सूखे मौसम से संबंधित होता है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको दिया जाता है 1 मिनट, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसका क्या आंसर है। देखो मैक्सिमम कुछ आंसर आए हैं, मैक्सिमम आंसर आए ए, कुछ है डी। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ठीक है, पहला था कि द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद द हाइट। ठीक है, अब यानी इसका मतलब ये है कि सरफेस लेवल, यानी सी लेवल का मतलब जिस सरफेस पे हम खड़े हैं, इससे अगर जाओगे आप ऊपर को सी लेवल से, तो ये कह रहा है कि सी लेवल पे जो है मैक्सिमम हाई प्रेशर होता है, यानी प्रेशर जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे होता है, और हाइट के साथ ही डिक्रीज करता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो है जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे इतने, मतलब इतना प्रेशर डाले रहते हैं इस सरफेस के ऊपर, कि यहाँ पे जो है सारे जो एयर मॉलिक्यूल है दबे हुए होते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई प्रेशर होता है, और हाइट के साथ, क्योंकि हाइट के साथ जो एयर का कंप्रेशन है वो कम होता जाता है, इसकी वजह से ऊपर को लो प्रेशर होता जाता है। अब पहाड़ का एग्जांपल ले लो, साइंस में क्वेश्चन आता है कि पहाड़ पर चढ़ने पर हमारी सांस फूलने लगती है, क्योंकि ऊपर आपको लो प्रेशर मिलने लगता है, यानी हाइट के साथ जो है लो प्रेशर एरिया होगा। ठीक है, चलिए सही हो गया। दूसरा है, लो प्रेशर इज जनरली एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इसको कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, लो प्रेशर ये कह रहे हैं, लो प्रेशर मतलब लो प्रेशर के अंदर क्या होगा, जब भी लो प्रेशर हो तब एक क्लाउडी स्काई होंगे और वेट वेदर होगा। वेट वेदर मतलब गीला वेदर होगा। ठीक है, अब आपको ये लगा होगा कि जब क्लाउडी स्काई और वेट वेदर होगा तब आपको क्या मिल जाएगा, हाई प्रेशर। आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि जो वेट वेदर का मतलब बारिश होगी, बारिश होने का मतलब हाई प्रेशर हो गया। लेकिन आप लोग गलत हो। क्यों? देखो इसका उल्टा देखो। हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर ऐसी जगह पे होगा जहां पे ड्राई मौसम होगा। जैसा आप एग्जांपल ले लो, 30 to 35 वाली बेल्ट मैंने बताई थी, जहां पे क्या होता है, रेगिस्तान। ठीक है, या फिर जहां पे डेजर्ट्स होते हैं।
डेजर्ट्स पे कौन सा प्रेशर होता है? डेजर्ट पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर, 30 to 35 पे चले जाओ, डेजर्ट पे हाई प्रेशर हो रहा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो डेजर्ट है जहाँ पे क्लीन स्काई है वहां पे हाई प्रेशर मिल रहा है। बात समझ में आई? और दूसरी बात, लो प्रेशर, आप लो प्रेशर को देखो, लो प्रेशर को देखो, जहां पे लो प्रेशर होगा वहीं पे क्लाउडी स्काई हो सकते हैं। कभी भी डेजर्ट के ऊपर क्लाउडी स्काई नहीं हो सकते। यानी जहां पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि लो प्रेशर से तो ही ये क्लाउडी स्काई बन रहा है, यानी क्लाउड्स भी तो लो प्रेशर से ही लगेंगे। यहाँ से हवा जब ऊपर जाएगी लो प्रेशर से तभी क्लाउड चेक होंगे। कभी भी हाई प्रेशर पे क्लाउड नहीं हो सकते, क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या नहीं होगा, मॉइस्चर ही नहीं है, तो क्लाउड कहां से होंगे? ठीक है। तो वेट वेदर का मतलब बारिश, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर पे मैक्सिमम क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, और इक्वेटर वाला ऐसा एरिया है जो मैक्सिमम वेट रहता है और मैक्सिमम जहाँ पे क्लाउड्स होते हैं। तो इस तरीके से आंसर शुड बी सी, जहां पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि यहां से किसी को कंफ्यूजन है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड विद द ग्रेट फोर्स एट द इक्वेटर ड्यू टू, मतलब जो विंड्स हैं वो इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट नहीं होती, मतलब इनमें ये मुड़ते नहीं है बहुत तेजी से। ठीक है, क्यों? ड्यू टू, पहला स्टेटमेंट है जीरो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग फोर्टीज हमने पढ़ी थी जिनको चिकता चालीसा कहते हैं हिंदी में, चिकता चालीसा, इनकी वजह से। तीसरा है अ लार्ज नंबर ऑफ लैंड ब्रेक एंड बेज, मतलब बहुत बड़े मात्रा में आपकी क्या, बेज मतलब ऐसा कुछ खाड़ियां वगैरह होने की वजह से ही ऐसा कुछ होता है। आपको बताना है कि इनमें से परफेक्ट आंसर कौन सा है। आपको दिया जाता है 1 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्वेश्चन था कि जो हवाएं हैं कहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर जो हवाएं हैं वो बहुत तेजी से नहीं डिफ्लेक्ट होती, यानी बहुत तेजी से मुड़ती नहीं है। उसका क्या कारण, उसका क्या रीजन है? पहला, जीरो कोरियोलिसिस फोर्स होता है, सही बात है। जब जीरो कोरियोलिसिस होता है उसकी वजह से ही शिफ्ट नहीं होती। हमने अभी कोरियोलिसिस फोर्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि कोरियोलिसिस फोर्स ही है जो विंड को डिफ्लेक्ट करता है, और इक्वेटर पे जीरो होता है तो इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होती। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ रोरिंग फोर्टीज, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ रोरिंग फोर्टीज इक्वेटर पे होता ही नहीं है। ये कहाँ पे होता है, 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, वो भी साउथ लैटिट्यूड पे यानी सदर्न लैटिट्यूड पे। ठीक है, वो हमने पढ़ा था, वहां पे वेस्टर्ली चलती हैं और तेजी से चलती हैं, उनको कहा जाता है चीकता चालीसा। ठीक है, हवाओं को। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ लैंड ब्रेक्स एंड बेज, यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बेज एंड ये ब्रेक्स होने की वजह से कुछ ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होती हवाएं, यानी आंसर शुड बी आपका सी, यानी ओनली 1। अब यहां से बताइए किसी को कंफ्यूजन है तो। नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड विंड ब्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ब्लोइंग क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर आर मेनली ड्यू टू। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये है, यहाँ पे राइट की ओर शिफ्ट हो जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नीचे लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरा राउंड नहीं लगाती तो हम उसको क्लॉक एंड एंटी क्लॉक नहीं कह सकते। चलिए, क्यों, ड्यू टू, किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ साइक्लोन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसकी वजह से, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा साइक्लोन यानी चक्रवात होने की वजह से। दूसरा है प्रोनाउंस्ड लैंड इफेक्ट और कॉन्टिनेंटलिटी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी बहुत ज्यादा लैंड इफेक्ट और महाद्वीपता होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। थर्ड है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट ओन एक्सिस, यानी अर्थ अपने धुरी पे, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से। तीसरा है थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर द इक्वेटर दैट प्रोड्यूसेस अ रिजर्व जेट स्ट्रीम इन बोथ द हेमिस्फीयर, यानी एटमॉस्फेयर की इतनी थिकनेस की वजह से, यानी थिकनेस हम पतलेपन को कहते हैं, द इक्वेटर दैट प्रोड्यूस अ रिजर्व जेट स्ट्रीम इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी जो क्या करता है, एक रिजर्व इफेक्ट करता है बोथ हेमिस्फीयर में जेट स्ट्रीम का। ठीक है, इसकी वजह से। आंसर इजी है, तो आपको दिया जाता है 30 मिनट। देखो क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन नॉर्मली पूछ रहा था कि जो दो ट्रेड विंड है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमती हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे घूमती है तो ये ऐसे घूमती है, ऐसे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो है क्लॉकवाइज घूमती है सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी ऐसे घड़ी की दिशा में। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इतना ध्यान, इतना दिमाग लगाओ कि ये घूमती है तो केवल और केवल एक चीज की वजह से, जिसका नाम है कोरियोलिस फोर्स।
ठीक है। अब कोरियलिस फोर्स जो है इसकी वजह से घूमती हैं और ये कोरियलिस फोर्स जनरेट होता है अर्थ के अपने एक्सेस में घूमने की वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ इन ओन एक्सेस, यानी इसका मतलब है आंसर शुड बी सी। ठीक है, तो ये आंसर इज सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बट उस पर कुछ हेयर स्प्लिट करने की जरूरत है ही नहीं, वो आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं पे वही चीज कह रहा था, ये जो ट्रेड विंड है ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो है इस तरीके से घूमते हैं। इसको क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं करते, वो राइट रॉन्ग वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही सही है। तो ये इस तरीके से घूमते हैं, किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। इतना आंसर सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट है, which of the following factor affected the generation and flow of equatorial westerlies? मैंने इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज के बारे में बताया था, जिसको विश्वत्री की पछुआ पवन कहते हैं, इसको कहते हैं विश्वती पछुआ पवन। ठीक है, हिंदी पे। तो विश्वती पछुआ पवन या इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो है उसके जनरेशन और बहने के, यानी उसके उत्पन्न होने के और बहने के क्या कारण है? पहला, मूवमेंट ऑफ आईटीसी जेट यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसका। दूसरा है कोरियलिस फोर्स कॉजेज ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन दी अर्थ, यानी पहला तो आईटीसी जेट बनने का, इसकी मूवमेंट का। दूसरा है कोरियलिस फोर्स से इफेक्ट होता है। तो आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। आपको दिया जाता है 1 मिनट। चलिए, पूछ रहा था आपसे इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज क्या होती है आपको इस पिक्चर में दिखेगा। देखो ये है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, यानी जो आईटीसी जेट है, ये आईटीसी जेट बेल्ट आपको दिख रही है। ये एनआईटीसी का मतलब आईटीसी जेट के नॉर्दर्न सीमा और ये सदर्न एरिया, ठीक है, जो लिमिट है ये। इसके बीच में जो है आईटीसी जेट के बीच में एक विंड चलती है जो नॉर्मली आपकी चलती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, और इसी विंड को कहा जाता है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो है वो, मतलब इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज चलती क्यों है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट क्यों चलती है? वो इस तरीके से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ट्रेड विंड है। ये ट्रेड विंड क्या करती हैं, यहाँ पे इन ट्रेड विंड के दोनों के बीच में आईटीसी जेट बेल्ट होगी। यहाँ पे आईटीसी जेट बेल्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये ट्रेड विंड और ये ट्रेड विंड दोनों क्या करती हैं, इसको क्रॉस कर लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आईटीसी जेट बेल्ट है, तो यहाँ पे इस ट्रेड विंड ने और इस ट्रेड विंड ने इस इक्वेटर को क्रॉस कर दिया। जैसे ही इस इक्वेटर को इसने क्रॉस किया, यहाँ से ये विंड आई और इसने जब क्रॉस किया, अब यहाँ नीचे आने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में आते ही इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी और इधर की ओर सीधे ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरी जगह जो ये विंड है ये जब ऊपर क्रॉस होगी तो ये अपने राइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, क्रॉस करने के बाद दोनों की डायरेक्शन जो है कहां की ओर हो जाती है, ऐसे ईस्ट की ओर हो जाती है वैसे। अब ये क्यों हो गई? कोरियलिस फोर्स की वजह से। कोरियलिस फोर्स ने इनको क्या कर दिया, क्योंकि ये जो है जैसे ये इन्होंने क्रॉस किया, ये इक्वेटर क्रॉस किया, इसकी डायरेक्शन ऊपर जाने से राइट हो गई और इसकी डायरेक्शन नीचे आने से लेफ्ट हो गई, और दोनों मूव करने लगती है वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरीके से आईटीसी जेट बेल्ट के बीच में एक विंड चलने लगती है वेस्ट टू ईस्ट, और इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। ठीक है, या इसको विषुवत-रेखीय पछुआ पवन भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो किसकी वजह से जनरेट हुई? पहली चीज तो जनरेट हुई इस आईटीसी जेट बेल्ट की वजह से, और दूसरी चीज से जनरेट हुई कोरियलिस फोर्स की वजह से। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और कोरियलिस फोर्स दोनों सही आंसर है, यानी आपका आंसर होना चाहिए सी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आईटीसी सॉरी जो ये जो विंड है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली विंड है, जो इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो उसकी वजह से रिवर्स कोरियलिस इफेक्ट लगता है। रिवर्स का मतलब इस पे जो कोरियलिस इफेक्ट लगता था उसका उल्टा लगता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और नीचे वाले पे भी रिवर्स लगता है, तो दोनों की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है। एक विंड चलती है बीच में, जिसका नाम है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पूछा गया है कि ये कोई रेन है, इनमें से आपको बताना है वो रेन कौन सी है जो नॉर्मली क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कन्वेक्शन उस पर नहीं होगा, ये संवहन से इंडिपेंडेंट होगी। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें बोला गया है, बेसिकली इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट मासेस, दो डिफरेंट मासेस के कन्वर्जेंस से बनेगी। आसान सा होना चाहिए, आपको 30 सेकेंड नहीं लगना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट थोड़ा सा इसने डिफरेंट सा दे दिया है कि जहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट होता है, कन्विक्शन से रिलीफ, ये वगैरह वगैरह दे दिया है। लेकिन जब दूसरा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि बेसिकली इज ड्यू टू कन्वर्जेंस, यानी दो डिफरेंट टाइप के हवाओं से मिलने की वजह से ये बनती है।
और दो डिफरेंट टाइप के एयर मासेस यानी वायु राशियों के मिलने की वजह से जब बनती है वो एक ही रेन होती है, वो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ओरोग्राफिक रेनफॉल वो माउंटेन के ऊपर से होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल नॉर्मली होती है जिसमें कन्वेक्शन होता है, इसलिए कन्वेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, कह रहा है। ठीक है, तो वही है। तो ये वाली रेन जिसे हम साइक्लोनिक रेन कह रहे हैं, यही जहाँ पे वार्म ईयर एंड कोल्ड ईयर दो मिल जाती हैं, एक फ्रंट बनता है, उससे होने वाली बारिश जो है वो साइक्लोनिक रेनफॉल ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइक्लोनिक रेनफॉल के लिए जरूरी है दो डिफरेंट टाइप की, यानी कोल्ड ईयर और वार्म ईयर दोनों आपस में मिले, और मिलने की वजह से आपकी जो होगी बारिश होगी। बात समझ में आ रही है? इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर सी यानी वही आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन। वापस से ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछा है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज मोस्टली ऑफ वार्म एंड हाई प्रेशर क्लाउडलेस कोर नोन एज आई ऑफ द स्टॉर्म। मतलब जो सेंटर है साइक्लोन का, ये क्या है, मोस्टली ऑफ वार्म एंड हाई प्रेशर क्लाउडलेस कोर। मतलब ये क्या होता है कि वार्म होता है, गर्म होता है, एंड हाई प्रेशरिक होता है, क्लाउडलेस होगा, क्लाउडलेस बादल नहीं लगेंगे, कोर नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, आई बोला जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ये प्रेशर ग्रेडियंट मतलब होता है दाब प्रवणता, हिंदी में कहते हैं इसको दाब प्रवणता। तो जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसकी विशेषता ये है कि इसमें बड़ी दाब प्रवणता होती है, लार्ज जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ बे ऑफ बंगाल साइक्लोन मोस्टली डेवलप ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। यानी बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन जो है मोस्टली अक्टूबर नवंबर में डेवलप होते हैं। आंसर दीजिए, इस पे आपको दिए जाते हैं, चलिए 2 मिनट का टाइम, आपका टाइम शुरू होता है नाउ। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा क्या। पहला स्टेटमेंट है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज मोस्टली ऑफ वार्म एंड हाई प्रेशर क्लाउडलेस को नोन एज आई ऑफ स्टॉर्म। हमने आई पढ़ी थी साइक्लोन की, साइक्लोन की आई ये होती है यहाँ पे, जब जहां से साइक्लोन शुरू करता है, यहाँ पे ये वाला एरिया आई होती है। ठीक है, लेकिन ये आई जो है हमेशा लो प्रेशरिक होती है, ये हाई प्रेशरिक नहीं होगी। इसमें बोला गया है कि ऐसा सेंटर जो, कि साइक्लोन का वो सेंटर जो वार्म है और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है, क्लाउड नहीं होते, वो उसे आई बोलते हैं, तो गलत है। ये लो प्रेशरिक होता है और ऊपर इसके क्लाउड होते हैं, तो ये क्लाउडलेस नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट पे आ जाओ। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट। ऑब्वियसली बात है, सही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसके बाहर की ओर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग आपको क्या मिलेगा, प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट मैंने बताया था क्या होता है, दो जगहों पे प्रेशर जो है, यहाँ पे जो लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, इन दोनों प्रेशर के का डिफरेंस जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, और इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस के कारण लगने वाला फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। ठीक है, तो यही वह कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनमें लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट होता है, सही बात है। थर्ड है, इन केस ऑफ बे ऑफ बंगाल साइक्लोन मोस्टली डेवलप ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में जो है वो जो समर है, समर होता है आपका जून और जुलाई में, और जून और जुलाई में आपका भी क्या आने चाहिए, बे ऑफ बंगाल के ऊपर साइक्लोन आने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा है, देखो हमने पढ़ा था मानसून, मानसून हमने पढ़ा था कि जून और जुलाई के ऊपर लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, कहाँ पे, यानी नॉर्थ इंडिया पे, नॉर्थ इंडिया पे क्रिएट होने की वजह से यहाँ से हवाएं चलती है, मानसून आता है। लेकिन इस बे ऑफ बंगाल पे जो लो प्रेशर क्रिएट होता है वो अक्टूबर नवंबर में ही होता है, यानी जब क्या हो रहा है, मानसून वापस से लौट रहा होता है। यहाँ जब हाई प्रेशर हो जाता है अक्टूबर नवंबर में, तब यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तब यहाँ साइक्लोन आते हैं। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया के ऊपर तो नहीं समर आपका जून जुलाई के ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे मेनली जो लो प्रेशर होता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर, वो उल्टा है। मतलब जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, जब मानसून वापस लौट रहा होगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे लो प्रेशर होगा। क्योंकि आप सीधा सीधा ये भी समझो, कुछ ऐसी इस तरीके से सन की मूवमेंट होती है, 21 जून के ऊपर बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। उसके बाद जून के बाद वापस लौटना शुरू करता है, और यहाँ पे आपको सितंबर के आसपास पहुंच जाता है। और सितंबर के आसपास जाने का मतलब है इन इलाकों पे सन की लाइट बहुत ज्यादा होती है, लो प्रेशर होता है, जिसके वजह से साइक्लोन आते हैं। तो इसका मतलब है ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी आंसर होना चाहिए आपका बी, यानी 2 और 3 आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
Why most of the world desert are located in the western margin of continent in the subtropics? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो डेजर्ट्स हैं, जो आपके जिन्हें हम बोलते हैं कि हिंदी में हम बोलेंगे कि जो रेगिस्तान है, बेसिकली जो डेजर्ट्स हैं, ठीक है, ये डेजर्ट जो है दुनिया में जितने भी डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन में है, यानी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में लोकेटेड है, पश्चिम में लोकेटेड है, मेनली कहाँ पे, सब ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर। क्यों? और स्टेटमेंट दिया है, पहला, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोल्ड करेंट, यानी ठंडी हवाओं मतलब इसको बोला जाता है, कोल्ड करेंट्स को बोला जाता है कि ठंडी महासागरीय धाराओं की वजह से। और दूसरा है ड्यू टू ड्राई ऑफशोर ट्रेड विंड, यानी जो ऑफशोर ट्रेड विंड, ऑफशोर मतलब नीचे बैठती हुई ट्रेड विंड है और वो बिल्कुल ड्राई होती है, यानी ड्राई ऑफशोर ट्रेड विंड, यानी नीचे बैठती हुई सूखी ट्रेड विंड के कारण। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। जल्दी से बताइए, आपको दिया जाता है 1.5 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। पहली बात यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन था कि जो डेजर्ट्स हैं यानी जो रेगिस्तान है दुनिया में सब सब वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों स्थित है, इसका कारण क्या है, मेनली सब ट्रॉपिकल एरियाज में। पहला बोला गया कोल्ड करंट से। कोल्ड करंट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। ये डेजर्ट देखो, डेजर्ट में आपको मिलेगा कि ये जैसे डेजर्ट है, जैसे यहाँ पे है मोजावे, मोजावे डेजर्ट के बगल में आपको दिखेगी कैलिफोर्निया करंट चल रही है, ठीक। यहाँ पे आपको दिखेगा अटाकामा पेंटागोनिया डेजर्ट, जिसके बगल में पेरू का कोल्ड करंट चल रही है। कोल्ड है ये, ग्रीन वाली ये जो हल्की सी ब्लू है तो ये कोल्ड करंट है, और रेड वाली ये आपकी हॉट करंट है, ठीक है, वार्म करंट है। सारा डेजर्ट में देखो यहाँ पे चल रही है किनारी करंट, ठीक है। और इधर नामी और कालाहारीमन डेजर्ट में देखो चल रही है बेंगोला। इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में, यहाँ डेजर्ट में देखो यहाँ पे चल रही है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यानी दुनिया में मेनली जो भी सब ट्रॉपिकल एरियाज के ऊपर जितने भी आपके ये डेजर्ट हैं बड़े बड़े, उन डेजर्ट के बगल में कोल्ड करंट तो चलती है। अब कोल्ड करंट चलने से होगा क्या, जब भी ये कोल्ड करंट चलेगी इन इलाकों में क्या क्रिएट कर देगी, हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडा ठंडी होने की वजह से हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर की वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। मैंने पहले ही बताया था, किसी एरिया में बारिश होनी है तो वहां पे लो प्रेशर होना चाहिए, और जहाँ पे हाई प्रेशर हो गया वहां बारिश हो नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो जाती है। ठीक हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ड्यू टू ड्राई ऑफशोर ट्रेड विंड, यानी ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब नीचे बैठना ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या होती है, ट्रेड विंड इन इलाकों में, जैसे हमने पढ़ा था आपके बेल्ट पड़ी थी इससे पहले, यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, इससे पहले रुको, मिलते हैं। इस यहाँ पे देखो, इस पे देखो, ये है ट्रेड विंड, ठीक है। अब ट्रेड विंड कह रहा है कि ड्यू टू ऑफशोर ट्रेड विंड, यानी ट्रेड विंड के ऑफशोर होने की वजह से। अब देखो होता ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रेड विंड आ रही है, ठीक। और ये ट्रेड विंड जनरली क्या होंगे, ऑफशोर होंगी, यानी नीचे बैठेंगी, मतलब ऑफशोर इसके ऊपर से होती है, हाँ, मतलब जिसको कहते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। जैसे निचले एटमॉस्फेयर में क्या हुआ कि ये इक्वेटर है, और ये आपका हाई प्रेशरिक बेल्ट है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशरिक बेल्ट, हवा ऐसे चली, ठीक है। इक्वेटर के ट्रॉपिकल एरिया से, क्योंकि यहाँ से ऊपर हवा चल रही है लो प्रेशर की वजह से, तो ये इसके ऊपर जो है हाई प्रेशर होगा, इसके ऊपर लो प्रेशर होगा, जिसकी वजह से, सॉरी, ये लो प्रेशर, इसके ऊपर हाई प्रेशर, इसके ऊपर लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ये हाई से लो हवा जाती है और नीचे ऑफशोर होती है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि जो 30 एंड 35 वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे ही सारे डेजर्ट हैं, और डेजर्ट होने का रीजन है ये ऑफशोर ट्रेड विंड। अब डेजर्ट वेस्ट में है, वो तो ऑटोमेटिकली है, वो तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है, तो इट शुड बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें लिखा है डिस्पाइट सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर एट इक्वेटर, इट रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक। कहने का मतलब है कि साल भर जो है, जो सन है इक्वेटर के ऊपर क्या रहता है, ओवरहेड रहता है। ओवरहेड का मतलब वो परपेंडिकुलर रहता है, लेकिन फिर भी आपको क्या मिलता है इक्वेटर पे लेस इंसुलेशन मिलता है, यानी जो जिसको कहते हैं कि सूर्य ताप है वो कम मिलता है। क्यों, ठीक है। सॉरी, आगे है क्वेश्चन, दिस कैन बी ड्यू टू, मतलब किसकी वजह से, इसका कारण क्या है। पहला, हैवी क्लाउडीनेस, यानी बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, ड्यू टू कंटिन्यूअस इवेपोरेशन की वजह से, यानी लगातार वाष्पीकरण की वजह से बादल होते हैं। देन रिड्यूस अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन, और उसकी वजह बादल होने की वजह से सोलर इंसोलेशन यानी सूर्यताप कम हो जाता है। और दूसरा है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन फोर्स ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे कोरिलेशन फोर्स का अब्सेंस होने की वजह से, कोरिलेशन फोर्स जीरो होने की वजह से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इनमें से आपको कौन सा है। आपको दिया जाता है केवल 1 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्वेश्चन था देखो, बोला ये गया था
कि थ्रू आउट ईयर मतलब पूरे साल भर इक्वेटर के ऊपर जो सन है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से ओवरहेड यानी परपेंडिकुलर होने की वजह से मतलब रहता है फिर भी यहाँ पे सूर्य ताप कम मिलता है ट्रॉपिकल एरिया से क्यों? ठीक है, मेनली इसका रीजन पूछा गया था। तो पहला इस पे लिखा है कि हैवी क्लाउडीनेस मतलब जो बादल है वो बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है जो सोलर इंसोलेशन है वो कम मिलता है, सूर्यताप कम मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही बात है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर वाला एरिया है, हैवी लो प्रेशर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल लगते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बादल लगने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट अर्थ पे नहीं आ पाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है मैक्सिमम सनलाइट, तो इसकी वजह से इक्वेटर पे लेस इंसोलेशन, सोलर इंसोलेशन मिलता है। और दूसरा है अब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्सेस एट द इक्वेटर, इसका सोलर इंसोलेशन से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर शुड बी क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए, यानी आंसर होना चाहिए आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी इसमें से कौन सा जो फैक्टर है या कौन सा फैक्टर एसोसिएट नहीं है यानी संबंध नहीं रखता है किससे? इंसोलेशन से यानी सूर्यताप से अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, मतलब जिससे इंसोलेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सूर्यताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस यानी अपने अक्ष पे घूमने की वजह से। दूसरा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज यानी जो सूर्य की किरणें हैं उनके पड़ने वाले एंगल की वजह से। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर की पारदर्शिता से। और चौथा है डी, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। चलिए देखिए क्या पूछा गया था। आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम है, 1 मिनट ऑलरेडी, क्या 2-3 मिनट हो चुके हैं। चलिए, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंसोलेशन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो एसोसिएट नहीं है, मतलब जो क्या नहीं है, कहने का मतलब है कि जिससे इंसोलेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इससे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब रोटेट करेगी उसकी वजह से ही इंसोलेशन होगा। जैसे रोटेट करने से डे नाइट होता है, तो डे नाइट से तो जैसे रात में इंसोलेशन कम हो जाता है, डे पे जो है क्या होता है, जनरली ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से पड़ेगा। दूसरा एंगल से, एंगल जो है, एंगल कहने का मतलब है जैसे 90 डिग्री के एंगल से पड़ रहा है, रेडिएशन 90 डिग्री के एंगल से पड़ रही है अर्थ के ऊपर, तो सबसे ज्यादा होगा। और 180 पे पड़ रही तो सबसे कम होगा, तो एंगल से भी पड़ता है, यानी दोनों से पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर उससे ही पड़ता है, जैसे हमने इक्वेटर पे देखा, जैसे क्लाउड्स हैं बहुत सारे, तो उसकी वजह से जो है सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। ट्रांस फॉग लग गया तो कम इंसोलेशन आएगा, सरते पे सूर्य की रोशनी नहीं आ पाएगी, तो ये आंसर होगा डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।